अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में नहीं, कुछ दिन पहले किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे नोट्स मांगे थे, ठीक है, या फिर तुम लोगों ने कुछ भी अगर मैसेज किया हो तो लास्ट वीक में मैंने देखा नहीं था, ठीक है। और क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा मेरा बिजी जैसा निकला था एंड कोरोना का टाइम चल रहा है और मेरे फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा मिस हैपनिंग्स हो गए, तो इसीलिए मतलब लास्ट वीक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, ठीक है। इस वीक मतलब और नोट जो होगा एस ब्लॉक का वो पर्टिकुलरली आज क्लास के बाद तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी म्यूट नहीं है वो एटलीस्ट अभी के लिए म्यूट हो जाए। चलो, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक पढ़ना है आज हम लोग को, ठीक है। तो एस ब्लॉक पढ़ने से पहले मतलब कैसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग को हफ्ते में 2 बार मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर के या फिर ऐसे ही रैंडमली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन जनरल, फिजिक्स इन जनरल, जो भी मेरे दिमाग में आएगा वो तुम लोग से पूछेंगे, ठीक है, जो तुम लोग के सिलेबस से ओरिएंटेड होगा और तुम लोग को उसका आंसर देना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से, ताकि तुम लोग का थोड़ा सा वो चीज़ भी साथ ही साथ चलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। P4O10 बहुत कॉमन सा मॉलिक्यूल है। P4O10 का हाइब्रिडाइजेशन, उसमें फॉस्फोरस एटम का बताओ और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाओ। हाइब्रिडाइजेशन ही बता दो बस, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर देख तो नहीं पाएंगे। जिसका भी हो जाएगा वो हैंड रेज करना, मतलब जिसको आंसर बोलने का मन करे तो, या बोल भी सकता है हाइब्रिडाइजेशन है। जल्दी किसी का नहीं हुआ P4O10 का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से? सर sp3। sp3, ठीक है। देखो अब इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। sp3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो P4O10 एक बहुत सा कॉमन सा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें 4 फॉस्फोरस के एटम्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, ठीक है, ध्यान में रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक ऑक्सीजन सारे फॉस्फोरस के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 4 ऑक्सीजन और डालना है और फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना सकता है टोटल में। तो ये हो गया P4O10 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये P4O10 का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो किसी भी एक फॉस्फोरस के एटम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर फॉस्फोरस का कितना है? स्टेरिक नंबर होता क्या है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस के पास फॉस्फोरस कितना लोन पेयर कंटेन कर रहा है? तो 0। और फॉस्फोरस कितना सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा फॉस्फोरस का 4, ठीक है। और किसी भी एटम का अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, ठीक है। किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देंगे या फिर इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, जैसा तुम लोग सही समझो। सबको क्लियर है, ठीक है। अब
एक और क्वेश्चन करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालना, ठीक है। ClF3 मॉलिक्यूल, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप और ज्योमेट्री तीनों, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, तीन चीज है। जल्दी से शुरू हो जाए। सर sp3d बेंट टी और टेट्राहेड्रल। sp3t टेट्राहेड्रल और ठीक है शेप, बेंट टी। अच्छा बेंट टी शेप। चलो तो हमको याद नहीं है, एक बनाना ही पड़ेगा। और किसी को इससे कोई अलग आंसर अगर है तो बता सकता है। ठीक है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो इसको बना के ट्राई मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल आइटम खोजते हैं। सेंट्रल आइटम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली, तो यहाँ पे क्लोरीन सेंट्रल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीन क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो तीन क्लोरीन को डाल के देख लेते हैं। तीन क्लोरीन चला गया और इसके पास क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है हैलोजन का मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार मतलब दो लोन पेयर हो गया। ठीक है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया इसके फाइनल शेल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है ये sp3d हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, अच्छा sp3d क्यों हाइब्रिडाइज है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो फिर से हम लोग क्लोरीन के लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से कितना बना रहे हैं, तीन, एक, दो, तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड्स। और लोन पेयर कितना इसका, दो। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर आया 5। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d। ठीक है, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इतना अपने को क्लियर है। अभी तक हम लोग को शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक है, बस हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका है sp3d। ठीक है, sp3d पता चलते ही हम लोग को एक और चीज समझ जाता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो उस केस में जो ज्योमेट्री है उस मॉलिक्यूल का वो टीबीपी ज्योमेट्री होगा। ठीक है, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगा, क्योंकि जो ज्योमेट्री होता है किसी भी कंपाउंड का इट इज एसोसिएटेड विद इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में है तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही हो सकता है। अगर sp2 है तो प्लेनर ही हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही हो सकता है। ठीक है, जो चीज चेंज करता है वो चेंज होता है शेप। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री हम लोग को पता चल चुका है कि वो टीबीपी ज्योमेट्री है। अब हम लोग को निकालना है इसका शेप। शेप बनाने के लिए हम लोग को इस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से आता है एक रूल और काम में आ गया। ठीक है, और वो एक रूल क्या है, उस एक रूल का नाम शायद बेंट रूल उसको कहते हैं। ठीक है, शायद क्या बेंट रूल ही कहते हैं जैसे कि। ठीक है, बेंट रूल ये कहता है कि टीबीपी ज्योमेट्री में मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर्स होता है वो एक्सियल प्लेन में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल प्लेन में उसको डाल दिया। ठीक है, एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होता है वो सॉरी जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे जाता है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो एक्सियल प्लेन पे जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम लोग एक्सियल प्लेन पे डाल दिए। अभी भी एक फ्लोरीन बचा और इक्वेटोरियल पे एक जगह खाली है, तो इसीलिए यहाँ पे एक फ्लोरीन भी आ गया। अब इसका अगर हम लोग स्केलेटल बनाएंगे तो वो होगा इसका शेप। ठीक है, और जो स्केलेटल होता है उसमें हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते, मतलब इंक्लूड नहीं करते, तो इसका स्केलेटल कुछ ऐसा होगा।
तो ये हम लोग को टी शेप की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसका शेप हो गया टी शेप, ज्योमेट्री होगा टीबीपी, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ठीक है, हम इसको अगर ये किसी को समझ नहीं आया हो तो वो अभी बोल सकता है कि उसको समझ नहीं आया, क्योंकि हम इस तरीके से बताएं, ये उम्मीद करते हैं कि तुमको आता था, बस एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन अगर किसी को इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो वो माइक अनम्यूट करके अभी बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए बैठे अच्छा था, शेप पर समझा देते सर। हैं। देखो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो इसके बाद हम लोग जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, हम लोग को उस कंपाउंड का ज्योमेट्री पता चल जाता है। ठीक है, उस कंपाउंड का ज्योमेट्री हो गया टीबीपी, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम लोग को उसका ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रूल्स सेट है। ठीक है, अब हम लोग को इसका निकालना है शेप। तो शेप किसी भी चीज का बताने के लिए हम लोग को उसका स्केलेटल बनाना जरूरी है, स्केलेटल बताना जरूरी है। स्केलेटल क्या होता है? तो स्केलेटल होता है ज्योमेट्री माइनस लोन लोन पेयर। ठीक है, मतलब लोन पेयर को अगर उसके शेप से उसके ज्योमेट्री से हटा दे तो जो फाइनल ज्योमेट्री बचेगा दैट इज शेप। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सुनने में। बेसिकली जब हम लोग उसका शेप बना लेंगे तो इसमें से हम लोग लोन पेयर को बिना हटा के देखेंगे कि ये क्या चीज की तरह दिखता है, दैट विल बिकम इट्स शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये टीबीपी ज्योमेट्री में आ रहा है CLF3, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रूल लगाते हैं, बेंड रूल। ठीक है, टीबीपी ज्योमेट्री आते ही हम लोग को बेंड रूल चमक जाना चाहिए। ठीक है, बेंड रूल क्या कहता है कि इन टीबीपी ज्योमेट्री more electronegative species occupy the axial position. ठीक है, एंड लोन पेयर, LP का मतलब लोन पेयर, tends to occupy equatorial position। ठीक है, ये चीज, ये है बेंड रूल। बेंड रूल एक्चुअली हम लोग के जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं जिसमें बेंड रूल यूज नहीं होता। ठीक है, मतलब क्योंकि टीबीपी ज्योमेट्री तो हर जगह ही आ जाते हैं, तो बिना रूल का नाम जाने हम लोग स्टेटमेंट को याद रखते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्लोरीन सेंटर पे। ठीक है, एक टीबीपी ज्योमेट्री का रफ आइडिया ले लो, ऐसा होता है। ये जो नीचे ट्रायंगल दिख रहा है ये है इसका इक्वेटोरियल प्लेन, और ऊपर जो रेड लाइन दिख रहा है ऊपर और नीचे दैट इज इट्स एक्सियल प्लेन। ठीक है, तो इस रूल को देखो, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास तो है सिर्फ CLF3 में सिर्फ फ्लोरीन ही है। ठीक है, तो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। द लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और यहाँ पे एक लोन पेयर, मतलब किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, चलो यहीं पे डाल। ठीक है, अब एक और फ्लोरीन बचा, लेकिन सारा एक्सियल पोजीशन खत्म हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसको जाना तो होगा यहीं पे इक्वेटोरियल पे। ठीक है, अब तो हम लोग का कंपाउंड कैसा दिख रहा हो, कुछ ऐसा। ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये टी शेप कैसे। ठीक है, तो इसीलिए इसको अगर हम लोग विजुअलाइज करना चाहें तो इसको हम लोग को थोड़ा सा रोटेट करना होगा, मतलब अगर ये कंपाउंड को कहते हैं तो इसको ऐसे करके रोटेट करना होगा, ऑलमोस्ट मतलब 120 डिग्री रोटेट करना होगा। ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा।
ठीक है, तो जैसे ही हम लोग उसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो हम लोग के पास फिर से कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, और ये एक टी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो फिर से पूछ सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और स्लो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सीख लो इस चीज को। नो सर ठीक। किसी और को सर कोई दिक्कत? हाँ लोन पे तो रिपल्शन होगा ना, फिर टी शेप रहेगा वो। हाँ, लोन पे रिपल्शन होगा, लेकिन इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा कि वो टी शेप को डिस्ट्रॉय कर दे। बेसिकली जब हम लोग थेरेटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब जो भी हम लोग 10 पेपर में पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ज्यादा रिपल्शन के फोर्सेस को अकाउंट में नहीं लेते। ठीक है, जैसे क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये तो ऊपर वाले को भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इधर देखते हैं, इधर समझना ज्यादा आसान है। ठीक है, इधर ये इसको भी रिपेल कर रहा होगा, ये इसको भी रिपेल कर रहा होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और सब मिला के एक ऐसे सिमेट्री में बैठे हैं कि वो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, अब अगर एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं भी है, मतलब यहाँ बेस पे जो ये ट्रायंगल है, ये अगर ये ट्रायंगल नहीं भी है, तो हम लोग के कोर्स के अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल ही माना गया। ठीक है, डेफिनेटली वो एग्जैक्ट टी शेप तो नहीं होगा, लेकिन रफ टी शेप हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको टी शेप ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उतना डीप में नहीं जाते। ठीक है, समझ में आया? और किसी को डाउट, कोई दिक्कत? तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग हम यहाँ पे यहाँ पे लिख भी देते हैं हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का जो रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये 11th के बच्चे भी यहाँ क्लास कर रहे हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ 12 के। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो उसका ज्योमेट्री पता है। ठीक है, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ज्योमेट्री होगा लीनियर। ठीक है, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल प्लेनर। sp3 है, तो ज्योमेट्री होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब sp4 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ 3p ऑर्बिटल ही होता है। तो अब यहाँ पे आएगा sp3d। ठीक है, sp3d है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो ज्योमेट्री होगा वो होगा tbp, मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज आता है dsp2। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ये बेसिकली तुमको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, फिर भी लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद sp3d2। ठीक है, sp3d2 में हम लोग का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसको स्क्वायर बायपिरामिडल भी कुछ लोग कहता है। ठीक है, फिर हम लोग पाया जाता है sp3d3। ठीक है, तो sp3d3 में हम लोग का जो ज्योमेट्री होता है दैट बिकम्स pbp, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये चीज, और इसका शेप निकालने के लिए हम लोग को उसका एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो बनाना होगा, बेंट रूल को ध्यान में रखते हुए, सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए, वेस्पर थ्योरी को ध्यान में रखते हुए शेप बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग उसका शेप बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज आता है डी ऑर्बिटल चीज। ठीक है, तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा देखे होंगे कि किसी कंपाउंड में जैसे sp3d में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की जेड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से DSP2 में कौन सा हो रहा है, SP3D2 में कौन सा हो रहा है, SP3D3 में कौन सा हो रहा है, ठीक है। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। NCERT में खोजना, अगर तुम्हें मिलता है तो इसको लिख लेना, अदरवाइज कल तुमको पता चल ही जाएगा, ठीक है, इन तीनों के लिए, ठीक है। एक और होमवर्क है, वो ये है कि sp3d का जो कंपाउंड होता है, ठीक है, sp3d में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। वो 2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, एक तो हम लोग को बता दिया TBP, ठीक है, एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में एक कंपाउंड शो करता है, सिर्फ एक कंपाउंड, ठीक है। वो एक कंपाउंड कौन सा, ठीक है, ठीक है। सवाल समझ में आया? सवाल क्वेश्चन 1 है कि कौन सा डी ऑर्बिटल किस चीज में यूज होता है, किस हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। सवाल नंबर 2 ये है कि sp3d 2 शेप बनाता है, मतलब 2 ज्योमेट्रीज बनाता है, ठीक है। एक होता है TBP जो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन एक और बनाता है, ठीक है, वो क्या है, और इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक कंपाउंड है जो ये ज्योमेट्री शो करता है, वो एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना काम है तुम लोगों को करने के लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे पुराना चीज को खत्म करते हैं, ठीक है, और S ब्लॉक नया चीज शुरू करते हैं, ठीक है। तो अच्छा बताओ, S ब्लॉक के बारे में अगर तुम लोग के दिमाग में कोई फैक्ट्स है या कुछ कोई कुछ पढ़ा हो और उसको शेयर करना चाहता हो तो वो शेयर कर सकता है, कुछ ऐसा, या फिर इससे अगर कुछ भी कोई सुना हो तो। चलो ठीक है, देखो एस ब्लॉक जब मेरे दिमाग में वर्ड आता है तो उसमें सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में आता है एल्कली और अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, मतलब जो अपने अच्छे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक आता है फर्स्ट ए और एक होता है सेकेंड ए, ठीक है। ए को तो अब हटा भी सकता है, ये तो खत्म हो गया, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं पहले हम लोग उसको एनलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। एंड फ्रांसियम भी होता है, फ्रांसियम को बेसिकली हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर होता है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होता है या रैंडॉन होता है, रेडियम होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो तुम लोग में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा, ठीक है। उसको नहीं याद है बता देते हैं, तो तुम उसको याद रखना, ठीक है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। एलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इसी तरीके से सभी को याद रखता है इसको, ठीक है। तो तुम लोग भी इसी तरीके से याद रखो, ठीक है। नहीं तो जनरल डिस्कशन में लोग बोलते रहेगा एलिना की रब से फरियाद, तुम लोगों को लगेगा कि बात क्या हो रहा है, ठीक है। ऑल अक्रॉस इंडिया यही यही न्यूमोनिक सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। ये दोनों न्यूमोनिक
तो तुमको फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप के बारे में हर चीज पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसा लोग देखे तो मेटल नहीं, ठीक है, मतलब मेटल नॉन मेटल, कभी मेटल कभी नॉन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको एकदम कोर एस ब्लॉक में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अलग से चैप्टर निर्धारित है इसमें एनसीईआरटी में, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब वो बहुत ज्यादा उसका आरओआई बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, मतलब उससे पढ़ के भी कोई ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर करके एक दो चीज होता है, वो हम लोग जब टाइम आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये है, इसको नोट कर लो, नोट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड जो फर्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली, एल्कली मेटल्स। और जो सेकेंड है उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ, मेटल्स। ठीक है, और जो एल्कली मेटल्स होता है दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, नोट हो जाए तो कोई भी बोलना, नोट हो गया तो हम फिर नीचे कर लेंगे। ठीक है, सर अल्काली मेटल और अल्कलाइन मेटल से क्या मतलब डिफरेंस? एक तो नाम डिफरेंट है, और दूसरा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है वो अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं हमें फ्री फॉर्म में, या फिर किसी कंपाउंड के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में जनरली मिल जाते हैं। ठीक है, और एल्कली मेटल्स हमें ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलते, तो इसीलिए नाम में ऐसा अंतर आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ इसके कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्लैश कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके अगर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो ये जो मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक के, दे आर सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट। ठीक है, सिल्वरी वाइट होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फीचर है सारे एस ब्लॉक एलिमेंट में जनरली देखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग सॉफ्ट वाले फीचर को पे और थोड़ा बात करना चाहें कि सॉफ्टनेस किस चीज पे डिपेंड करता है, या फिर अगर हम लोग इसी में बात करें, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे तो सॉफ्टनेस क्या होगा, तो कहना चाहेगा इसके बारे में कुछ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, कोई रीजन इसके लिए? सर बोलो एटम का आंसर। साइज इंक्रीज करता है तो हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो मतलब चलो ठीक है, बोलते जाओगे, सही है, तुम लोग जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो, तो कुछ गलत नहीं बोल रहे। सर इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मतलब वो ऐसे, ये कमेंट थोड़ा सा गलत। मतलब इंटरन्यूक्लियर फोर्स वाला तुम्हारा कमेंट है वो तुम उसके तुम उसके ये फोर्स को कंसिडर कर रही हो, न्यूक्लियर फोर्सेस को कंसिडर कर रही हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो मतलब विद इन एटम तुम बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, विद इन एटम से ही, मतलब अगर हम लोग इंटर, मतलब दो एटम्स के बीच में देखें तो वो जनरली बढ़ जाता है। खैर वो इंट्रा हो गया, चलो सही बात है, सही स्टेटमेंट। देखो तुम लोग का सबका सही स्टेटमेंट सही था कि सॉफ्टनेस जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करता है। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ जाता है तो उसका सॉफ्टनेस बढ़ जाता है, काटना आसान हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से बस सॉफ्टनेस बढ़ जाता है। तो इसका फुल एंड फाइनल रीजन है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अच्छा एक चीज बताओ,
कोहेसिव फोर्स का क्या होता है? कोहेसिव फोर्सेस के बारे में तुम लोग जानते ही होंगे, फिजिक्स चैप्टर 1 में हम लोग कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के बारे में मतलब पढ़ते थे, ठीक है। तो बताना चाहेंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है? So when same types of atoms attract each other. थोड़ा सा बस चेंज है, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में जिस टाइप का फोर्स होता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एटम है ए बी बी, ठीक है, ए के बीच में जिस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस टाइप का फोर्स होगा उसको हम लोग बेसिकली कोहेसिव फोर्स कहेंगे। वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और ए और बी के बीच में जिस टाइप का फोर्स होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी अट्रैक्टिव हो सकता है एंड रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि कोहेसिव फोर्सेस या फिर कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एक सोडियम मेटल का एक पूरा ऐसे मतलब कोई कंटेनर में सोडियम मेटल को डाल दिया, ठीक है, तो उसके जितने सारे एटम्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी उससे हम लोग कोहेसिव एनर्जी कहेंगे, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज कर जाती है जब हम लोग डाउन तक जाते हैं, ठीक है। एंड अब तुम लोग बताओ कि कोहेसिव एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, कोई रीजन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। सही बात है। एक्चुअली तुम ये भी कह सकते थे कोहेसिव एनर्जी भी डिक्रीज कर गया तो इसीलिए भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। या फिर सर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी घट गया। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी डिक्रीज कर गया, बिल्कुल। तो एक मिनट इसी की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों डिक्रीज हो गया। अब हम लोग एक जनरलाइज क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। छोड़ पहले बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी कोई आंसर मत करना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पहले पूछ सकता है। इन 5 पॉइंट्स में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई भी डाउट, मतलब ऐसा मत सोचो कि क्योंकि हम लोग अभी एक दूसरे को देख नहीं रहे तो अगर कोई आंसर कर रहा है तो उसको ज्यादा आता है कम आता है, वो सब कुछ नहीं होता है। अगर किसी को डाउट है किसी पॉइंट में तो जल्दी से पूछ सकता है अनम्यूट करके, ठीक है। और अगर जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से डिक्रीज कर रहा है। हेलो, हाँ तुम्हारा आवाज आ रहा है। सर जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर मतलब डिक्रीज कर रहा है नीचे जाने पर, हाँ तो आगे मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करो। और डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, लेकिन पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से लाइटर होता है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो मतलब ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस क्यों ऐसा बैठ रहा है। यस, ठीक है, चलो इसको हम लोग 1 मिनट के बाद देंगे। मतलब पहले हम लोग
इसमें फिर से अगर किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ सकता है, ठीक है। ये डाउट हम नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, पहले हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से लेंगे, ठीक है, उसके एक एक पार्ट को देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट के मेरे बताने के बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है, या हो सकता है और बढ़ जाए, तो उसके बाद ही देखा जाए, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, कोई बताना चाहेगा? या व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। कौन बोला? मैं मतलब नाम बता दो, तो दिखता नहीं है। सर मिलीजा। ओके कूल, बहुत सही। हम ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, रिपल्शन बढ़ेगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब सबसे पहले अभी हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, चलो अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है? So the temperature at which atmospheric pressure is equal to the vapor pressure. हाँ बिल्कुल सही। अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। ये तुम लोग अभी से पहले एक और बार सुने होगे मोल कंसेप्ट में, अभी हम सुना रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में एक और बार सुन चुके होगे। अभी तुम्हारा पूरा का पूरा एक चैप्टर आता है 12th में जिसका नाम होता है लिक्विड सॉल्यूशन, वो पूरा का पूरा इसी में बीतेगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना। अगर हम लोग यहाँ पे एक लिक्विड डालते हैं, सपोज यहाँ पे मेरे पास वाटर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कंटेनर रख देते हैं, सॉरी ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है, लीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर, वाटर का कुछ वेपर्स वाटर के लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होगा एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट एनी टेम्परेचर। जब ये वेपर का जो वेपर प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जब ये इक्वल हो जाता है तब वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है। देन दैट फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। और इस फिनोमेना को अचीव करने के लिए हम लोग बढ़ाते हैं इसका टेम्परेचर, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को, मान लो हम लोग यहाँ पे Hg ले लें, ठीक है, तो हर स्टेट पे उसका कुछ ना कुछ वेपर उस लिक्विड के जस्ट ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वेपर एग्जिस्ट एवरी टाइम, लेकिन बॉइलिंग का जो फेज होता है वो उसके सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एंड जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर, तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉइलिंग के लिए फिर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मरकरी का नाम सुन के तुम लोग को थोड़ा सा चिल हुआ होगा, क्योंकि वाटर को इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हर समय उसका वेपर कैसे बन सकता है, ठीक है। लेकिन मरकरी का सुनते ही लगता है कि अच्छा ठीक है बन सकता है, वो डायरेक्ट सब्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज के लिए वो वैलिड होता है, ठीक है। खैर यहाँ पे हम मरकरी सॉलिड का नहीं, मरकरी लिक्विड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक ने आंसर किया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये प्योर मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाषा में बात है, लेकिन इन जनरल अगर कोई और कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। ये चीज तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, वैन डर वाल फोर्स वगैरह से थोड़ा आइडिया लगाना चाहो तो लगा। गो ऑन, गेस करो कोई भी अगर कोई करना चाहता है तो। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है इन जनरल, मतलब हमेशा हमेशा सिर्फ दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और जो दूसरा है ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज
इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, एटम्स के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना, ये एक जनरल होता है, क्योंकि जब भी तुम बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुनोगे ना, कभी एक पॉइंट पे तुमसे कोई केमिस्ट्री में पूछ रहा होगा सोडियम पोटेशियम किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, तुमको लगेगा अच्छा ये तो एटम्स का बात चल रहा है, फिर तुम कभी एक पॉइंट पे सुनोगे कि इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, तो फिर तुमको लगेगा अच्छा यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, ठीक है, तो इससे तुमको हमेशा कंफ्यूजन का थोड़ा थोड़ा लग सकता है, ठीक है, इसलिए इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं अभी कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स का सिर्फ दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग कौन से फोर्सेस देखते हैं, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, वैन डर वाल्स, ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, ये सब चीज बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सब चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब समय आए तो इस चीज को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके और ज्यादा इससे ज्ञान लेने की कोशिश कर सकें, ठीक है, लेकिन समय आने को, ठीक है। अब अगर तुमको कोई बोलेगा कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो तुम डायरेक्टली देखोगे कि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो तुम डायरेक्टली देखोगे कि अच्छा ठीक है इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इसमें मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो OH है इसके से दूसरा ये का हाइड्रोजन एसोसिएटेड हो, मतलब थोड़ा सा उसको डीपी बना देता है, जगह का थोड़ा कमी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, या फिर कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है, ये केस NCERT में इलस्ट्रेटेड है, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वहां से जाके एक बार रेफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के डीप में नहीं घुस रहा है। तो ये है, ठीक है, तो एक एग्जांपल दोनों को हो गया, मॉलिक्यूलर वेट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, और हाँ डेफिनेटली जब हम लोग एटम्स का बात करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, एटम्स का बात कर रहे हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अगर किसी को किसी भी चीज के लिए पता है तो बता सकते हैं। सर एटम में जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, लेकिन हो सकता है वो एटम नॉन मेटल का हो। ओह यस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से लेके इसका दूरी, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग भी बोल सकते हो। हाँ वही है, तो extent of shielding। कोई साइज पे कमेंट करना चाहेगा तो क्योंकि तुमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा है तो मतलब तुम बेसिकली साइज पे कमेंट कर रही हो, ठीक है, कि अगर ज्यादा साइज ज्यादा बड़ा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम साइज पे आ गए, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? हाँ, एक ने ज्यादा अच्छा टर्म डिफाइन किया था, जेड इफेक्टर, स्क्रीनिंग वगैरह से। चलो तो अब हम इसको बताते हैं कि जो तुम लोगों ने कहा वो पार्शियली करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का एज सच केमिस्ट्री में कोई भी जनरलाइज रूल नहीं है, जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट को जनरलाइज कर दिया कि भाई ये दो रूल है, इसके ना आगे ना पीछे, देखा जाएगा तो इसी पे देखा जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का कोई रूल नहीं होता, ठीक है।
मेल्टिंग पॉइंट के रूल्स होते हैं लेकिन कोई जनरलाइज रूल नहीं होता है। जैसे हम लोग यूनिफाइड थ्योरी का बात करते हैं तो यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। इसका क्या मतलब कि एस ब्लॉक के केस में मेल्टिंग पॉइंट का रूल अलग है, पी ब्लॉक के केस में मेल्टिंग पॉइंट का रूल अलग है, डी ब्लॉक के केस में अलग है, ठीक है। एंड इनके अंदर भी काफी सारे एक्सेप्शंस पड़े, ठीक है। एस ब्लॉक में मिनिमम, पी ब्लॉक में थोड़ा, डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टली तुमसे जेई में कभी भी खासकर एडवांस ही में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा सवाल नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है कि यार गलत हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए उस पर ज्यादा हाथ नहीं लगाते। जो तुमने जेड इफेक्टिव वाला रूल बोला वो बिल्कुल सही था, जब तक हम लोग इसका बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम लिख देते हैं, इसको तुम लोग भी नोट करो। एस ब्लॉक के केस में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करता है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करता है तो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, साइज इंक्रीज करता है एंड कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज करता है, जिसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। बेसिकली अगर साइज इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से मेटालिक बॉन्डिंग सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव भी डिक्रीज कर रहा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ साइज के बेसिस पे अगर रहने दें तो यहाँ से मेटालिक बॉन्ड को हम हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नोन मतलब कोरोलरी कहते हैं एक चीज को, तो वो उससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो मेटालिक सॉरी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एस ब्लॉक में। अब अगर हम लोग आते हैं पी ब्लॉक के केस में, तो पी ब्लॉक के केस में क्या होगा कि साइज इंक्रीज करेगा तो इससे वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी के वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जेनॉन का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक होता है, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के केस में क्या होगा कि डी ब्लॉक के केस में इट इज स्ट्रिक्ट जेड इफेक्टिव रूल, ठीक है। अब मैं क्यों जेड इफेक्टिव बता रहा हूँ उसका उसका रीजन 1 मिनट के बाद सुनना, ठीक है। एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। अब हो सकता है कि जिस बंदे ने अभी से 5 मिनट पहले बोला था कि स्क्रीनिंग की वजह से, ठीक है, मतलब जेड इफेक्टिव का नाम लिया था, तो डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव और साइज का रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा। हाँ, क्या बोला वैसे? सर डी ब्लॉक है तो वहाँ ये जेड इफेक्टिव कोई काम का ही नहीं करता, क्योंकि पेनिट्रेट कर जाता है उससे। डी ब्लॉक के केस में जब मतलब साइज का एक रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव का ऑर्डर और साइज का ऑर्डर एक दूसरे से मतलब सिमिलर नहीं जाता है कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा या एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, जैसे बाकी में होता है, ठीक है। तो इसीलिए डी ब्लॉक के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव का टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो फिर उसको फिर से और अच्छे से पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे ये चीज ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये सब हो गया। अब यहाँ तक में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और अभी तो कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है। देखो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या ऑर्डर होता है, कोई बताना चाहेगा? तो उसमें तो सर पोटेशियम और सोडियम में एबनॉर्मलिटी आ जाता है। क्यों होता है, मतलब इन जनरल? सबसे सर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और फिर सीजियम। मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ये इंक्रीजिंग है। ओके, सही है। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन आता है, सोडियम का और पोटेशियम का, ये एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग के पास जो फाइनल ऑर्डर आता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये सर ये सर एबनॉर्मलिटी ऐसा होता क्यों है सर? इसके बारे में एक्चुअली हम कभी सोचे नहीं कि ऐसा होता है क्यों, ये हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन पूछ लो। किसी को भी आइडिया कि ऐसा क्यों होता है? सर एक्सपेरिमेंटल होगा ये सारा चीज। हो सकता है ना, हम कभी सोचे नहीं इसके बारे में। तो पोटेशियम तो का एटॉमिक साइज छोटा होता है किससे? सोडियम से शायद। नहीं, सोडियम से कैसे नो छोटा सर, होगा, वो तो शेल इंक्रीज कर रहा है तो बड़ा ही होगा। बड़ा होते हैं। एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, मतलब अगर कोई काम का होता तो हमको पता होता, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी में मेंशन होता, ये एबनॉर्मलिटी बस मेंशन है। हम खोजेंगे, अगर कुछ मिलता है तो बता देंगे। एक्चुअली पता है, डेंसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा स्विच ऑफ करते हैं। डेंसिटी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम कॉलेज में थे, मतलब कॉलेज में तो अभी नहीं है, मतलब ऑफलाइन में जब थे, ठीक है, तो हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था, क्या सब्जेक्ट का नाम था, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोफेसर थे, उसमें नए नए टाइप के प्रोफेसर थे, तो क्या हुआ कि वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, बहुत मस्त पढ़ाते थे। तो वो बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब पता है, हम उस टाइम में बहुत अपने आप को कंट्रोल किए, हमको मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, हमको सिर्फ लग रहा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, नहीं सॉरी सॉलिड्स के लिए होता है, ठीक है। और उस समय वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में इंजन पढ़ा रहे थे, और इंजन में हम लोग गैसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो होता ही नहीं है गैसेस के लिए, ठीक है। अब मतलब बहुत अच्छा हुआ कि क्लास में हाथ उठा के ये चीज़ नहीं बोले थे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मेरा बहुत बहुत गंदा बेइज्जती हो जाता, ठीक है। क्लास के बाद हम सर के पास गए, सर बोले सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, आज आप इंजन पढ़ा रहे थे तो इंजन में तो गैस होता है, तो गैसेस के लिए वैलिड ही नहीं होता है। सर बोले तो गैसेस के लिए क्या होता है, तो बोले सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो टीएम इज इक्वल टू रो आरटी होता है, तो यहाँ से हम लोग टीएम अपॉन आरटी करते हैं तो ये होता है, ठीक है। तो सर बोले कि ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए होता है, लेकिन ये मास बाय वॉल्यूम ही होता है। बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता है। मतलब उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा चलने लगा, लेकिन सर अच्छे थे तो बोले एक्सप्लेन करो, गूगल सर्च करो, तो हमने गूगल सर्च किया तो पता वहाँ पे लिखा हुआ मिल गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इज ओनली फॉर सॉलिड्स, ठीक है। तुम सर को दिखा रहे हैं, तो मतलब सर मतलब सही तो वही थे, तो हम बोलते हैं कि सर बोले कि ठीक है थोड़ा और इसके बारे में कल सर्च करके आना, ठीक है, और कल क्लास के बाद मिलकर बात करना, ठीक है। उसके बाद हम क्लास के बाद उनसे कभी मिले ही नहीं, और उसका अगला क्लास हम अटेंड भी नहीं किया, क्योंकि हमको क्लास में पता चला कि भाई इतना बड़ा ब्लंडर बोल के आए उनके सामने, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ था। तो
इसीलिए इस चीज को याद रखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एक जनरल फॉर्मूला है, सॉलिड लिक्विड गैस सब चीज के लिए होता है, ठीक है। तो चलो अब वापस आते हैं। इतना ही था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो तुमको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, छुपा छुपा के लिखा हुआ है हर जगह, लेकिन तुमको एक जगह बता दिए। अब तुमको जहाँ भी वो छुपा छुपा मिल जाए तो उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। कुछ और होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साइमल्टेनियसली कवर हो जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो अब इतना जैसे हम लोग साइज कर रहे हैं, तो साइज पे ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें से अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये सब सेकेंड पीरियड से ये चीज स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है। तो अब कोई हमको बताना चाहेगा कि साइज का ऑर्डर क्या होता है अलोंग द ग्रुप? इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीज और अलोंग द पीरियड डिक्रीज, ठीक है। अब चल एक काम करते हैं, कोई हमको ये बता सकता है कि लिथियम में और मैग्नीशियम में, लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप खैर शो करता है, मतलब साइज उनका ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन किसका बड़ा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। रीजन नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना वॉइस लग रहा था, तुक्का था, ठीक है। चलो अब बताओ, कोई बता सकता है कि पोटेशियम में और बेरियम में किसका साइज बड़ा होता है? ये एक मिनट, बेरियम का। सोच लो, कोई और कुछ सोचना चाहे तो सोच सकता है, ठीक है। हम लोग के पास बेरियम प्लस प्लस हो गया, ठीक है। कोई कुछ, चलो ठीक है, कोई गूगल सर्च करेगा इस चीज को? चलो हम भी कर लेते हैं इससे पहले कि हम कुछ इसका फाइनल आंसर दो। तो बेरियम। सर्च करके हाँ। नहीं पोटेशियम बड़ा होता है। यस सर, क्योंकि उसका हाँ, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। हाँ, मतलब ये तो इसका वैंडर वाल रेडियस लिखा हुआ है। खैर अब हाँ, पोटेशियम का ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो बेरियम और इसमें पोटेशियम का ज्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग बेरियम और रेडियम रुबिडियम का भी देखें तो रुबिडियम का ज्यादा होता है, ठीक है।
तो इस चीज़ में तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया। अब इसका कटायन के बारे में अगर बात करें तो फिर हो सकता है हम लोग का साइज और अलग आ जाए, ठीक है। जैसे कि अभी न्यूट्रल फॉर्म में बेरिलियम सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है। ये चमक रहा है सबको, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में जब प्लस नहीं है तो। और जब यहाँ पे 2+ हो जाएगा, यहाँ प्लस है, तो बेरिलियम सबसे छोटा है। हाँ, तभी बेरिलियम ही सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम तुम लोगों को एक ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। उस ऑर्डर को याद रखना, तो तुम्हारा अगर साइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे इसी क्वेश्चन को अगर पूछा था, क्योंकि ये तो नॉर्मल से मेंस लेवल क्वेश्चन ही है कि पोटेशियम पड़ा है, बेरियम पड़ा है, और ये एक बार बहुत पहले आ भी रखा है एस ब्लॉक में, एडवांस की पेपर में आता, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ये था पोटेशियम और बेरियम को इंक्लूड करके, ठीक है। तो इसलिए हम तुमको इसका एक जनरलाइज रूल बता दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना, तो तुम्हारा ये सवाल, इस टाइप का सवाल नहीं छूटेगा। देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एक m लिखना है, ठीक है। m ऐसे और उसके बाद n, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। इसको एक तरीके से न्यूमोनिक ही समझ लो, तुम्हारा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर और थोड़ा सुंदर तरीके से लिखना तो बेरिलियम को थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। तुम्हारा एक एग्जैक्ट n और m बन जाएगा, ठीक है। बेरिलियम को थोड़ा सा कुछ ऊपर कर दिए, ठीक है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में साइज का ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बेरिलियम सबसे ज़्यादा छोटा है। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इस डायरेक्शन में, तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, फिर ये और सबसे बड़ा सीज़ियम, ठीक है। तो इस एरो को अगर तुम लोग फॉलो करते रहोगे, तुमको छोटा से लेके सबसे बड़ा एलिमेंट तक का ऑर्डर पता चल जाएगा, ठीक है। और याद रखने का कोई झंझट भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स था, ठीक है। अब बात आता है कि क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। आयनिक फॉर्म में क्या होगा, तो आयनिक फॉर्म में जाने से पहले तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे चल तुम लोग को पता चल ही जाएगा, क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल है।
ठीक है, ये है। तो इसमें हम लोग ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्शियम तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम से जाने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग सोडियम तक, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। ठीक है, सबसे छोटा है बेरिलियम, फिर से उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, मतलब फिर मैग्नीशियम आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, अब तुम लोग को दिख सकता है कि जब अब अगर हम लोग पूरे एस ब्लॉक में सेकंड सबसे छोटा एलिमेंट का बात करें तो एलिमेंटल फॉर्म में इट इज लिथियम, लेकिन आयनिक फॉर्म में इट इज मैग्नीशियम। चमक रहा है? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम का डायरेक्ट बाद कैल्शियम आता था, लेकिन अब सोडियम प्लस आने लगा। ठीक है, तो ये दो जो लाइंस एम और एन बनाना है, इसको आज कॉपी पे कम से कम 4-5 बार बना लेना। ठीक है, आज ही क्यों, मतलब हमेशा बनाते रहना। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में एक एन और एक एम। ठीक है, एरोस तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमको हमेशा याद रहेगा कि बेरिलियम सबसे छोटा होता है, तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड इसके बाद फिर यहाँ पे एक एन, छोटा एन, फिर एक एम और एक बस ऐसे एरो, मतलब एक लाइन। ठीक है, और इस पे बाकी एलिमेंट्स को बैठा देना, फिर इस पे इधर भी तुम लोग कभी एरो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये था एलिमेंटल फॉर्म में साइज याद रखना और आयनिक फॉर्म में साइज याद रखने का सबसे आसान तरीका। इसको जाके अपने दोस्तों के बीच में शेयर मत करना। ठीक है, क्योंकि मार्क्स तुमको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया पोटेशियम और बेरियम में क्या है ज़्यादा बड़ा है, तो वो बेरियम मार के आए हो, तो पोटेशियम मार के आओगे, तुमको 3 नंबर का एज मिलेगा, मतलब जेएमएस में 3000 रैंक का एज मिलेगा। तो तुम्हारे मर्जी पे छोड़। ठीक है, सर ऐसा एनालोमस बिहेवियर का कोई स्पेसिफिक रीजन भी है? कोई ऐसा वो रीजन तो नहीं पता यहाँ पे। एनामोलस क्या हो गया, मतलब पोटेशियम और बेरियम। यस सर। एक्चुअली ये एनामोलस नहीं है। ठीक है, एनामोलस तब होता है जब किसी एक डिफाइंड ऑर्डर को हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम तो तुमको ऑर्डर बता रहे हैं, हम लोग उसको तोड़े कहाँ, है ना। देखो, नेचर ने पोटेशियम को बड़ा बनाया बेरियम से। ठीक है, और बेरियम और पोटेशियम को कंपेयर करने का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। लेकिन कुछ थोड़ा सा हाँ, पोटेशियम बेरियम से बड़ा ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसको कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई हम लोग का डायरेक्ट रूल्स भी इसको कंपेयर नहीं करके देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट रूल्स क्या कहते हैं कि जब हम लोग नीचे आएंगे एक ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा, एक पीरियड में आगे जाएंगे तो साइज घटेगा। लेकिन अब हम लोग अलग अलग पीरियड्स और अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो ग्रुप्स को इंटरमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो तुम इसको, अब तो इसको हम लोग एज फैक्ट ही याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि और उसका कोई तरीका नहीं है। जैसे अगर हम बोलें कि पोटेशियम का साइज और फ्रांस सीरियम के साइज में सीरियम बड़ा होता है, तो उन दोनों को कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई जनरल ऑर्डर नहीं है, हो सकता है सीरियम बड़ा हो सकता है पोटेशियम बड़ा हो। ठीक है, तो ये एक जनरल ऑर्डर है और ये इसको याद रखने का तरीका। समझना है हम क्या कहना चाहते हैं? अगर नहीं समझना है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है सर बट एक पूरा पीरियड नीचे जा रहे हैं तो उसका मतलब तो हाँ, वह एक शेल ऐड कर रहे हैं, तो एक शेल ऐड हुआ तो वो तो बड़ा होना चाहिए ना। एक शेल हम लोग डेफिनेटली ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर अंदर में और भी फोर्सेस चल रहे हैं। जैसे देखो, चलो तुम थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं। ये मान लो लिथियम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ठीक है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है। अभी हम न्यूट्रल फॉर्म खेल रहे हैं।
ठीक है। लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक शेल ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक शेल और एक शेल, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग एक शेल ऐड कर रहे हैं, एक शेल और इसका एक शेल इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब तुमको फील समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये और ये में लिथियम ही बड़ा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था यही अलग अलग था, ठीक है। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता, सबके इफेक्ट सेम होते, तब जाके हम लोग कह सकते थे कि चलो ये एनोमैलिटी है। लेकिन लिथियम का साइज जहाँ से फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से सेकेंड डे पीरियड स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों में अंतर है, ठीक है। बेरिलियम पहले से छोटे से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ रहे हो? अगर तुमको एक मैथ्स के टर्म्स में समझाएं तो यहाँ पे जो उसका प्लस डेल्टा है, ठीक है, जो इसका नया एक शेल ऐड होने पे आ रहा है, वो भी अलग है और डेल्टा का मैग्नीट्यूड भी अलग है इन द केस ऑफ लिथियम, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एक दूसरे को ये लोग मतलब तुमको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन अगर हम ग्राफ्स के टर्म्स में बताने का कोशिश करें तुमको, तो अगर मान लो ये लिथियम का ग्राफ है, मतलब फर्स्ट डे का, तो ये सेकेंड डे का, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब कि एक पॉइंट पे इसको टच करके आगे निकल के फिर से पीछे चला जा रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का चीज हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज का चक्कर है, ठीक है, और एक ये भी चक्कर है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। फील आया कुछ? यस सर। जब नहीं आया तो बोल सकते हो मुझसे, मतलब यस सर वो बोला कंपलसरी नहीं है। नहीं सर, आ गया। कौन और टाइम पास करे, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सोचना, बस एक चीज याद रखना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। जब इसीलिए दोनों का जब इंक्रीज हो रहा है, एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है, तो सेम मैग्नीट्यूड में इंक्रीज नहीं हो रहा है। प्लस क्योंकि इसका साइज अलग है, तो इसका और इस इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जब हम लोग एक एक्स्ट्रा शेल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड तो मान लो यहाँ पे हुआ, लेकिन ये फिर थोड़ा सा वो अंदर आएगा ना, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो इसीलिए और छोटा होगा। और इसका मतलब लिथियम के केस में ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जब एक और शेल ऐड होगा तो वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वो भी फिर कुछ अंदर आएगा, लेकिन वो उतना ज्यादा अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जॉन तुमको बोले ये चीज नहीं समझ आया तो इसका जो रिकॉर्डिंग मिलेगा उसको एक बार फिर से सुनना, ठीक है, और अगर फिर से नहीं समझ आया तो मेरे को टेक्स्ट मार देना, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाएंगे। हालांकि मैक्सिमम चीज इसमें एक्सपेरिमेंटल ही है। और किसी को कोई डाउट? किसी को नहीं, ठीक है। चलो तो इतना हो गया, शायद मेरा 50 तक क्लास है ना, 4:50 तक, यस 5 मिनट बचा। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे हम वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेम टेस्ट का न्यूमोनिक्स है बेसिकली, ठीक है, और हमसे कोई ये नहीं पूछेगा इसमें ये कलर क्यों आता है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे नंबर 1। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड, कौन सा एलिमेंट क्या बनाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इको प्रिपरेशन मेथड्स देख लेंगे। चौथा होगा हम लोग का सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है, मतलब Na2CO3 का प्रिपरेशन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, देखते हैं अगर कल उसको देख पाए कि नहीं, ठीक है।
और मतलब सोचेंगे कि हम तुमको ये चीज़ अभी बताएं कि जब हम लोग बाद में मेटलर्जी वगैरह पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। एमएमएच का बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग के पास टाइम बचता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचता है तो हम लोग फिर रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिएक्शंस, अरे छोड़ो टाइम क्या पूछा मैं, अच्छा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट। सीमेंट के बारे में 2-3 चीज़ होता है और फैक्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर कल हम लोग बहुत ज़्यादा पेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड, ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देंगे, मतलब रिएक्शन विद एयर, वाटर, हैलोजन, नाइट्रोजन, फलाना और ढिमकाना, ठीक है, ये देख के ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मेरे ख्याल से एस ब्लॉक पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एस ब्लॉक में कुछ नहीं बचता। अच्छा एक और चीज़, लिथियम को हम लोग पैराफिन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट होता है कि लिथियम हम लोग लिथियम हम लोग पैराफिन से कोट करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है कि हम लोग उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, लेकिन उसको कोट करते हैं, सारे के सारे एल्कली मेटल को हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं, लेकिन जो लिथियम होता है उसको पैराफिन में कोट करके स्टोर करते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट होता है, इसको लिखवा नहीं रहे क्योंकि बहुत बेसिक सा फैक्ट है, 10th में भी तुम पढ़े होंगे, ठीक है। ये चीज़ के बाद ये चीज़ सब खत्म हो जाता है ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद सिर्फ जो काम बचता है फिर हम तुमको बता देंगे। अच्छा इसके अलावा तो किसी को अगर कुछ लग रहा है इस ब्लॉक में बच रहा है तो बता सकता है, 55 में छोड़ेंगे यार। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो थोड़ा सा है सर इस ब्लॉक। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बताओ? वो सर अल्कली मेटल ions form less number of complex compound than any other group of metal ions. अच्छा ठीक है, वो रिएक्शंस, तो वो रिएक्शंस को हम बता सकते हैं, लेकिन तुमको अगर अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पता तो तुमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं याद रह पाएगा, दिक्कत सर ऐसे ये है सर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है सर, वो कंपाउंड नहीं है बस टेंडेंसी है उसका। नहीं उसमें एक दो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स बना भी रहा है, एस ब्लॉक नहीं शायद गिवन है। H प्लस के साथ रिएक्शन देखना कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर रहा है, चलो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ऐसे है उसमें कुछ रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, और अगर किसी को कुछ लग रहा है कुछ छूटा हो तो बता सकता है। सर ये सब तो ग्रुप 1 एलिमेंट हुआ ना सर, ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 मतलब इसमें तो सब ग्रुप 2 भी आ गया ना, साइज में भी ग्रुप 2 आ गया, डेंसिटी में जनरली एक ही ऑर्डर चलता है, बस एक्सेप्शन ग्रुप 1 के इसमें आता है, इन जनरल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में भी तुम लोगों को जो भी बताया वो सबके लिए था, ठीक है। ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ये सबके लिए, ठीक है। सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट भी होता सर फ्लेम टेस्ट सर हम लोग में दोनों का पढ़ेंगे क्या फ्लेम टेस्ट? है, फ्लेम टेस्ट हम लोग दोनों में पढ़ेंगे। यस। इसमें अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसके आगे भी तो दोनों का ही पढ़ेंगे, मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो खैर एक एलिमेंट ही का पढ़ना है बस, फ्लेम टेस्ट दोनों का, पेरोक्साइड सबका क्या मतलब पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड सबका, Na2CO3 तो इंडिपेंडेंट है, सीमेंट इंडिपेंडेंट है, और रिएक्शन सर अल्कलाइन अर्थ में तो सर डेंसिटी में तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट जैसा है सर, रेडियम बैरियम स्ट्रोंटियम, फिर उसके बाद उल्टा हो गया, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया। ओके अच्छा ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेंगे। यस। सर कास्नर केल्नर सर भी है, सेल भी है। वही तुम लोग को बोले कि कास्नर केलर सेल के बारे में हम सोच रहे हैं, तुम लोग को अभी बताया मेटलर्जी में बताया, तो हम सोच रहे हैं तो हम कल तक सोच के बता देंगे तुम लोग को, कल भी बता सकते हैं, एक्चुअली वो बस एक रिएक्शन है। तो किसी को कुछ, चलो तो सबका अभी सब सही चल रहा है, कोरोना में यार बच के रहना, ठीक है, बस इतना ही हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, ठीक है।
तो चलो क्लास एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank Thank you. you. थैंक यू सर।